नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने ये जानने का प्रयास किया है कि कोरोना की वैक्सीन जो है भारत सरकार द्वारा अप्रूव कर दी गई है, क्या उनको कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए। कई लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि कोरोना की वैक्सीन बहुत तेज़ी से डेवलप की गई है, क्या इसमें वैज्ञानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्या बहुत तेज़ी से ये बाज़ार में उतार दी गई है ताकि कोरोना से फैली स्केयर को, यानी कि कोरोना से फैले हुए डर को किसी तरह से सरकार दूर कर सके और पॉलिटिशियंस इसके अंदर बहुत तेजी से अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। कोरोना की वैक्सीन बहुत तेजी से उतार दी गई है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैक्सीन बनाने के अंदर लगभग 10 वर्ष का समय लगता है, लेकिन ये कोरोना की वैक्सीन लगभग 10 महीने के अंदर हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। लेकिन समझने की बात यह है कि ये वैक्सीन इसलिए तैयार हो सकी क्योंकि जो है रेड टेप्स को हटाया गया, वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर किया, सभी सरकारों द्वारा अनुमोदन यानी कि अप्रूवल की प्रक्रिया को साधारण बनाया गया, सरल बनाया गया, और बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने इसके अंदर बहुत सारा पैसा लगाया। जो वैक्सीन डेवलपमेंट की स्टेजेस एक के बाद एक हुआ करती थी, उनको साइंटिस्ट ने एक के साथ एक करना शुरू किया, इससे समय की बचत हुई। और इसके पहले लगभग 10 साल पहले SARS-CoV-1 जो हमारे पास वायरस सार्स के नाम से हांगकांग वगैरह में आया था, उस वक्त भी ये वैक्सीन डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। उस प्रक्रिया का उपयोग, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वैक्सीन के बनाने में बड़ी तेजी से किया गया, और इन सब प्रयासों के चलते हुए हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन उपलब्ध है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वैक्सीन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में किसी भी सुरक्षा नियम का वैज्ञानिक कारणों से उल्लंघन नहीं किया गया और सभी सुरक्षा की चीज़ों का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये वैक्सीन लेनी चाहिए या उनको अभी और अधिक अच्छी वैक्सीन आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए मित्रों, ये जो वैक्सीन है ये बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन है, और अगर आपको पहले बीमारी हो भी चुकी है तो भी आपको ये वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को पहले बीमारी हुई है उनके अंदर प्रतिरोधक एंटीबॉडीज बन जाती हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस जो है हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है, उसको दबा कर रखता है, उसको पूर्ण काम नहीं करने देता, अतः उस बीमारी के चलते जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कम होती हैं। लेकिन वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है या जो वायरस का प्रोटीन होता है, उसके अंदर बीमारी को पैदा करने की क्षमता नहीं होती, और उसके अंदर इस प्रकार के एडजुवेंट्स डाले जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। अतः ये देखा गया वैक्सीन देने के बाद जो प्रतिरोधक एंटीबॉडीज बनी उनका लेवल्स बहुत ज़्यादा था, उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी वो बीमारी होने के बाद जो एंटीबॉडीज बनी उनसे कहीं बहुत ज़्यादा थी। अतः इस बात में कोई संशय नहीं है कि जिन लोगों को पहले माइल्ड डिसीज हुई है या जिन लोगों की एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही हैं, उनको भी ये वैक्सीन पूर्ण तरह से लगवाना चाहिए और आगे बढ़ करके इसमें योगदान देना चाहिए। क्या ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जा सकती है? देखिए, इस विषय में अभी परीक्षण नहीं किए गए हैं, अतः हम इस वैक्सीन को अभी गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित या असुरक्षित कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिलहाल अभी परीक्षण जारी हैं, और जब इन परीक्षणों का निर्णय सामने आएगा तब इसके विषय में आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि एक बार वैक्सीन लगवाने के बाद क्या आप हमेशा के लिए कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे? क्या ये वैक्सीन द्वारा डेवलप की गई एंटीबॉडीज हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी? देखिए, जब भी वैक्सीन लगती है तो दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप होती है। फर्स्ट इज बाय द एंटीबॉडीज और सेकेंडली इज बाय द मेमोरी टी सेल्स। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं तो धीरे धीरे ये देखा गया है कि उन एंटीबॉडीज का लेवल समय के साथ कम होने लगता है, लेकिन बॉडी के अंदर इस प्रकार की मेमोरी सेल्स होती हैं जो कि उस वायरस की मेमोरी को याद रखती हैं, और जब भी उस प्रकार के वायरस का दोबारा अटैक होता है ये मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहती हैं, एक तरह से पुलिस की तरह पेट्रोलिंग करती रहती हैं। जहां पर भी इनको वो वायरस दोबारा मिलता है ये उसके अंदर उसके अगेंस्ट बहुत तेजी से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन प्रारंभ कर देती हैं और उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और कोरोना वैक्सीन के बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और मेमोरी टी सेल्स दोनों तरह की एंटीबॉडीज डेवलप की जा रही है। अतः हम ये मानकर चलते हैं कि ये वैक्सीन काफी लंबे समय तक काम करेगी, लेकिन
वास्तव में ये कितने समय तक काम कर पाएगी, ये आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जो लोग रीनल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि गुर्दे का प्रत्यारोपण करवा चुके हैं या जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए। जी हाँ, उनको ये वैक्सीन अवश्य लगनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लोगों की इम्यूनिटी कम होती है और उनको कोरोना का होने का खतरा ज्यादा रहता है और उनको सीवियर डिसीज होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। अतः उन लोगों को ये वैक्सीन अवश्य लगानी चाहिए और उनके अंदर ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये संभव है कि वो लोग इस वैक्सीन के अगेंस्ट, इस वायरस के अगेंस्ट पूरी एंटीबॉडीज डेवलप ना कर पाए। तो इस प्रकार के परीक्षण भी किए जा रहे हैं कि क्या उनको डबल डोज दी जा सकती है ताकि वो एक बढ़िया एंटीबॉडीज डेवलप कर सके। क्या ये वैक्सीन बच्चों को दी जा सकती है? देखिए, ये पहली वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो कि आमतौर पे बच्चों को नहीं दी जा रही है और बड़ों को दी जा रही है। आमतौर पे जितनी वैक्सीन होती हैं वो बच्चों को दी जाती हैं और बड़ों को नहीं दी जाती हैं, लेकिन ये वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो कि बड़े लोगों को दी जाएगी, यानी कि 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के लोगों को दी जाएगी, क्योंकि बच्चों के अंदर जो कोरोना की बीमारी होती है वो ज्यादा गंभीर रूप धारण नहीं करती है और बच्चे जो है इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित नहीं हुए हैं। बच्चों के अंदर मृत्यु दर भी काफी कम रही है। अतः अभी ये वैक्सीन 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों को दी जा रही है, लेकिन 18 वर्ष के आयु के कम लोगों के लिए परीक्षण जारी है और हम समझते हैं कि शीघ्र ही उन परीक्षणों का रिजल्ट आएगा और ये पाया जाएगा कि ये वैक्सीन 18 वर्ष से कम के बच्चों में भी सुरक्षित है। सबसे पहले ये वैक्सीन जो है हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पताल में काम करने वाले लोगों को दी जाएगी। तो क्या सरकार उनको गीना पिग की तरह से यानी कि परीक्षण जंतु की तरह प्रयोग करना चाहती है? जी नहीं। सरकार का ध्येय सबसे पहले उन लोगों की सुरक्षा करना है जो कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे आगे आकर जूझ रहे हैं और उनको इस बीमारी के होने का खतरा सबसे अधिक है। ये वैक्सीन का जो ट्रायल है वो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के ऊपर किया जा चुका है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल लगभग 26,000 लोगों पे किया जा चुका है और उनके अंदर ये सुरक्षित पाई गई है। जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो लगभग 30,000 लोगों पर ट्रायल किया जा चुका है और जो फाइजर की वैक्सीन है उसका लगभग 40,000 लोगों पर ट्रायल किया जा चुका है। अतः आप ये महसूस ना करें कि आप सर्वप्रथम हैं जिसको ये वैक्सीन दी जा रही है। हाँ, जितने भी लोगों को वैक्सीन लगेगी उनके द्वारा दिया गए अपने अनुभव और लोगों के काम हमेशा आएंगे। अतः आप आगे बढ़ करके इस वैक्सीन को लगाएं और इसको लगवाने में किसी प्रकार का संकोच महसूस ना करें। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद किस प्रकार की सावधानी आप रखें। देखिए, जब आपका वैक्सीन लगवाने का नंबर आता है, आप अपने सुनिश्चित समय पर सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए, उनके आदेशों का अनुमोदन करते हुए वैक्सीन सेंटर पर जाएं, वहां पर अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप वैक्सीन सेंटर को लगभग 15-20 मिनट तक ना छोड़ें, आप वहीं पर ऑब्जर्वेशन में रहें ताकि अगर आपको किसी प्रकार का अनवांटेड साइड इफेक्ट होता है तो वहां वो डिटेक्ट किया जा सके और उसका तभी सुचारू रूप से इलाज किया जा सके। क्या ये वैक्सीन फ्री दी जाएगी? देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिए गए वक्तव्यों से ये ज्ञात होता है कि प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को या फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन सरकार बिल्कुल मुफ्त लगाएगी। लोगों के मन में एक प्रश्न है कि हमको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगवानी चाहिए, फाइजर की वैक्सीन लगवानी चाहिए या भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन को लगवाना चाहिए। देखिए मित्रों, शुरू के अंदर आपको इस प्रकार की चॉइस मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वैक्सीन की डोजेज गवर्नमेंट्स के पास काफी कम मात्रा में उपलब्ध हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपको चॉइस मिलने लगे। मैं एक बात जो मुझे याद हुई है वो ये है कि फाइजर की वैक्सीन जो है लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेगी और बहुत लिमिटेड लोगों को मिलने की संभावना है, क्योंकि इस वैक्सीन का रखरखाव काफी मुश्किल है। इसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखना पड़ता है और हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में इतने एक्सट्रीम डिग्री ऑफ लो टेम्परेचर पर रखने की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फाइजर की वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों के पास फाइजर की वैक्सीन को बनाने के लिए ज्यादा क्षमता नहीं है, उनकी सप्लाई अभी बहुत लिमिटेड है। अतः संभावना यह है कि अभी प्रथम चरण के अंदर जो कोविशील्ड वैक्सीन है यानी कि जो एस्ट्रा ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वह सब लोगों को मिलेगी। हो सकता है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के नाम से है वो भी लोगों को मिलने लग जाए। लेकिन अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों वैक्सीन के हेड टू हेड कंपैरिजन को अगर हम करते हैं तो कौन सी वैक्सीन ज्यादा अच्छी बैठती है और कौन सी वैक्सीन ज्यादा सेफ बैठती है। तब तक आप इंतजार कीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने मित्रों में इसको शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।